हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। है ना, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 9th के लिए हिंदी माध्यम से स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में पढ़ेंगे। स्वास्थ्य और रोग के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हेल्थ एंड डिजीजेज, है ना, हेल्थ और डिजीजेज के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य क्या है? तो कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो, सारे काम को क्या करे, संपन्न कर सके, किसी भी तरह की पीड़ा नहीं हो, रोग नहीं हो, है ना, जिसका कारण उसका जीवन चक्र जो है आसानी से चलता रहे, यही क्या कहलाता है, स्वास्थ्य कहलाता है। स्वास्थ्य काफी आवश्यक है। हम देखते हैं हमें अपने हर प्रत्येक दिन के रोजमर्रा के कार्यों को पूरा करने के लिए स्वस्थ होना अति आवश्यक है। तो स्वस्थ के लिए अलग अलग जगहों से अलग अलग परिभाषाएं निकल के आई हैं, लेकिन यहाँ WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार से स्वास्थ्य की जो परिभाषा दी गई है वह कुछ इस प्रकार है ना। कहा गया है कि वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता, न कि केवल बीमारी या पीड़ा का अब्सेंट या एब्सेंस, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे शरीर में किसी भी तरह की बीमारी नहीं है और हम लोग ठीक ठाक घूम रहे हैं तो हम लोग क्या है, स्वस्थ है। WHO ने कहा है कि शरीर तो पूरी तरह से स्वस्थ होना ही चाहिए, शरीर के साथ साथ मेंटल डिप्रेशन में नहीं हो व्यक्ति, लगातार चिंता उसके पास नहीं हो, जो लगातार उसके शारीरिक अंगों से खिलवाड़ करती जा रही हो, लगातार जैसे कि चिंता अगर रहेगी, है ना, तो रक्तचाप में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर में परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही सामाजिक संपन्नता, मतलब उसके अंदर यह हीन भावना, जहां वह रह रहा है, जिस परिवेश में वह रह रहा है, उस परिवेश में रहने वाले व्यक्तियों के समतुल्य उसे होना चाहिए। अगर उन व्यक्तियों के समतुल्य वह नहीं होता है तो इसके अपेक्ष में उसके मानसिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं और मानसिक परिवर्तन के उत्पन्न होने की वजह से शारीरिक अंगों पर प्रभाव पड़ता है, अतः वह क्या हो जाएगा, स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो इस तरह से WHO ने परिभाषा दी है ना। मानसिक संपन्नता को भी जोड़ा, सामाजिक संपन्नता को भी जोड़ा है ना, मानसिक के साथ साथ। यह हो गया आपका स्वास्थ्य का परिभाषा, हेल्थ का डिफिनीशन, है ना। तो अब है अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति में क्या कुछ करना चाहिए व्यक्ति को, जिससे कि वह अच्छा स्वास्थ्य का मालिक बन सके, है ना। तो इसके लिए सबसे पहला चीज है संतुलित आहार, है ना। फर्स्ट चीज क्या है, संतुलित आहार है। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट का मतलब ये हुआ कि वह जो भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर रहा है, उस सारे भोज्य पदार्थ में सभी पोषक तत्वों की मात्रा प्रचुर होनी चाहिए या एक निर्धारित पैमाने के अंदर होना चाहिए। पोषक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, है ना, वसा, ये सारे हैं। तो अगर व्यक्ति शारीरिक श्रम को ज्यादा कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। बच्चे हैं, विकास लगातार होगा, इस कंडीशन में प्रोटीन उन्हें अधिक मात्रा में चाहिए, है ना। तो ये संतुलित आहार का अर्थ हुआ, यानी कि उनके भोजन में पोषक तत्वों के सभी अवयव समान रूप से पहुंचने चाहिए, जिससे कि उनका शरीर किसी भी तरह के पोषक तत्व से संबंधित डिफिशियंसी, है ना, कमी की बीमारी से न जूझ पाए। अगला है व्यक्तिगत और घरेलू स्वास्थ्य। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का मतलब है कि हमें अपनी साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो वह बीमारियों को निमंत्रण देता है ना। हमें साफ कपड़े पहनना चाहिए, शरीर को प्रतिदिन प्रत्येक अंगों को अच्छे से सफाई करनी चाहिए। और क्या, जहां हम जिस परिवेश में रह रहे हैं उस परिवेश में गंदगी का अभाव होना चाहिए, है ना। यानी कि हम उस जगह की साफ सफाई प्रचुर मात्रा में रखें, आसपास पानी का जमाव ना हो, गंदगी का अंबार नहीं हो। घर का कूड़ा तो साफ कर लिए, बाकी कूड़ा, है ना, घर के बाहर, तो यह कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह वापस बीमारियों को निमंत्रण देगा और हमारे अंदर फिर से बीमारी उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा स्वच्छ भोजन, जो भी हम भोजन कर रहे हैं, बैलेंस डाइट भले ही ले रहे हैं,
लेकिन उसमें अगर स्वच्छता का अभाव रहेगा तो वह बैलेंस डाइट जो है, संतुलित आहार जो है, हमें बीमारियों की ओर धकेल देगा, है ना। हम बीमार पड़ जाएंगे। हमें साफ सुथरा भोजन, है ना, बाहरी भोजन से परहेज करना चाहिए, अच्छे भोजन को लेना चाहिए जिसमें गंदगी ना हो, फल सब्जियों को अच्छी तरह से धो करके खाना चाहिए, बाहर से आए हुए सामग्रियों को धो लेना चाहिए, खास करके इस कोरोना अवधि में, है ना। और जल, उचित जल का पान करना चाहिए, यानी कि जल जो पी रहे हैं वह भी साफ सुथरा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। जल के अंदर पोषक तत्व जो होते हैं, खनिज होते हैं, उनकी भी उचित मात्रा होनी चाहिए। केंट आरओ के पानी जो है उन खनिज मात्राओं को काफी हद तक निकाल लेते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो यह हुआ। उसके बाद हमें शुद्ध और स्वच्छ हवा चाहिए, तो यह तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन लगातार इसके ऊपर हम प्रयास करेंगे तो शुद्ध और स्वच्छ हवा के लिए हमें अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, पेड़ पौधे की मात्रा अधिक होनी चाहिए, प्रदूषण कम फैलाना चाहिए, हमें प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारकों से सावधान रहना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, प्रदूषण न फैले इसकी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। जिन व्हीकल्स को सरकार ने बंधित कर दिया है कि नहीं प्रयोग करना है, उसे प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। तब जाकर के हमें स्वच्छ और शुद्ध हवा मिलेगी। फैक्ट्रियों के ऊपर जो है पाबंदी लगानी चाहिए, कम से कम प्रदूषण फैलाए, ऐसा सरकार उनका ख्याल रखे। ये स्वच्छ हवा के लिए कारक है। उसके बाद हमें व्यायाम और विश्राम पर भी ध्यान देना चाहिए, है ना। व्यायाम हमारी मांसपेशियों को, हमारे शारीरिक अंगों को अंदर से मजबूत करता है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का काम करता है। साथ साथ अगर हम लगातार काम करते रहते हैं तो एक उचित समय तक आराम भी आवश्यक है ना। आराम के लिए 7 से 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और यह हमारी मांसपेशियों को कंप्लीट आराम देता है। इससे ज्यादा का सोना भी खतरनाक है ना। उसके अलावा दुर्व्यसन का नहीं होना। दुर्व्यसन का अर्थ है कि हमें किसी नशीले पदार्थों का लत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शारीरिक अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तुम तंबाकू, है ना, सिगरेट, खैनी, बीड़ी, ये सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और साथ साथ दुर्व्यसन का मतलब होता है आसक्ति, किसी चीज के प्रति लीन हो जाना व्यक्ति का और उसके बिना अपने आप को बेचैन महसूस करना। तो इन सभी चीजों से बचना चाहिए। शराब वगैरह ये सब जो है, दुर्व्यसन न रहे तो हमारे शरीर जो है काफी स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मूल शर्त क्या थी, है ना। अच्छे स्वास्थ्य को हम अगर पाना चाहते हैं उसके लिए बेसिक कंडीशन क्या है, इसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे मानव रोग को। मानव रोग क्या है? तो मानव रोग जो है एक असामान्य शारीरिक स्थिति है। कैसा है? एक असामान्य शारीरिक स्थिति है जिसमें शारीरिक अंग, इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे शारीरिक अंग या फिर पूरे अंग तंत्र, अंग और अंग तंत्र में अंतर स्पष्ट है। अंग जैसे कि हमारा यकृत हो गया, अमाशय हो गया, यह एक अंग है। अब यकृत, अमाशय, मुख गुहा, ग्रसन नली, छोटी आंत, बड़ी आंत सब मिल करके हमारे एक पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो पाचन तंत्र जो है वो एक अंग तंत्र है, यानी कि अंग या अंग तंत्र हमारे सामान्य रूप से कार्य करे तो हम रोग से मुक्त हैं। लेकिन अगर इन अंगों के कार्य में गड़बड़ी हो जाए, ये सही रूप से कार्य नहीं कर पाए तो हम बीमार हैं, है ना। गठिया, जॉन्डिस, हैजा, क्षय रोग, टीबी, है ना, ये सब कुछ मानव रोग के उदाहरण है। यह फेफड़े को संक्रमित करता है। हैजा हमारे पाचन तंत्र को संक्रमित करता है, हमारे हड्डियों को संक्रमित करता है और दर्द होता है उठने बैठने में, है ना। जॉन्डिस हमारे यकृत को संक्रमित करता है। तो इस तरह से मानव रोग को हम समझे। अब मानव रोग के लिए 2 महत्वपूर्ण चिन्ह है। रोग लक्षण जिसको सिम्टम कहते हैं और रोग के सामान्य चिन्ह, रोग के सामान्य चिन्ह जिसको साइन कहते हैं, है ना। सिम्टम और साइन को समझना है, रोग लक्षण और सामान्य चिन्ह को समझना है।
रोग लक्षण क्या है? वैसे संकेत, रोग लक्षण वैसे संकेत जो शारीरिक अंग के सामान्य रूप से कार्य न करने से मिलते हैं। अगर हमारे शरीर के अंग सही रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कुछ लक्षण हमें पता चलते हैं, है ना। जिस व्यक्ति के अंग कार्य नहीं करते हैं यानी कि वह रोगी ही इन लक्षणों को महसूस कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, है ना। रोग लक्षण ये कहलाते हैं। जैसे पेट में दर्द हो रहा है, हमें छोड़ करके किसे मालूम होगा कि मेरे पेट में दर्द है ना। और चक्कर आ रहे हैं तो ये तो सिर्फ हम ही महसूस कर सकते हैं। मांसपेशियों में ऐंठन है, हम ही महसूस कर सकते हैं, है ना। तो आंतरिक अंगों के अंदर समस्याएं जो उत्पन्न होगी वह हम किसी को दिखा नहीं सकते हैं, तो वो क्या हुआ? रोग लक्षण हुआ। और रोग के सामान्य चिन्ह है वैसी स्थिति जो शरीर के कायिक एवं रचना के आदर्श रूप में परिवर्तन को दर्शाते हैं। इसमें हमारे कायिक बाह्य रूप, है ना, और रचना में परिवर्तन, जैसे त्वचा का रंग परिवर्तन हो गया, जॉन्डिस हो गया, ग्रंथियों में सूजन हो गया, शरीर का कोई हिस्सा फूल गया है ना, आंख लाल हो गया है, कंजंक्टिवाइटिस हो गया है ना। उस कंडीशन में दूसरे भी इसे देख करके पता लगा सकते हैं। शरीर गर्म है, बुखार है, इसे कोई व्यक्ति छू करके बता सकता है। कहीं कट गया है, कहीं घाव हो गया, हड्डियां टूट गई है ना। तो हड्डियों का टूटना तो हम रोग में भी नहीं रखेंगे, है ना, क्योंकि यह रोग किसी कारक के द्वारा ना हुआ। हमारे अंग को, हमारे शरीर के कोई अंग अपने से डैमेज नहीं हुआ, हम लोगों ने उसे डैमेज किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन और सिम्टम को समझा। अब है रोग जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तीव्र रोग होते हैं जिसे एक्यूट डिजीज कहा जाता है। तीव्र रोग को क्या कहते हैं? एक्यूट डिजीज कहते हैं। वैसे बीमारी जो अचानक उत्पन्न हो गए, वैसे बीमारी जो अचानक उत्पन्न हो गए, जिनका प्रभाव अंशकालिक होगा, कुछ समय के लिए रहेगा और अपने आप या फिर दवाइयों के प्रयोग से वह खत्म हो जाएगा, तो वह कहलाता है तीव्र रोग, एक्यूट डिजीज, अंशकालिक बीमारी। सर्दी 3-4-5 दिन, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, है ना, इस तरह से बीमारी, हैजा, इस तरह की बीमारियां जो है अल्प समय में रहती है और खत्म हो जाती है। चिरकालिक रोग को क्रोनिक डिजीज कहा जाता है। ऐसे बीमारी जो है वो लंबे समय तक हमारे शरीर में बने रहते हैं। दमा, गठिया, ट्यूबरकुलोसिस, मधुमेह, है ना, ये सब बीमारी जो है हमारे शरीर के अंदर लंबे समय तक बने रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे रोग के प्रकार एवं कारण। रोग के प्रकार कौन कौन से हैं और कारण कौन कौन से हैं। तो रोग जो है दो कारणों से उत्पन्न होता है। एक हमारे शरीर के आंतरिक कारक के द्वारा उत्पन्न होता है, दूसरा है शरीर के बाह्य कारक के द्वारा उत्पन्न होता है। तो आंतरिक कारक के द्वारा जो उत्पन्न होता है ये कौन है? तो वैसे कारक जो शारीरिक रचना और शारीरिक क्रियाओं के दोष के कारण स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर के अंग प्रभावित हो जाए, है ना, तो वो है शारीरिक कारक। जैसे अनुवांशिक बीमारी हो गई, हमारे जीन में गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से हीमोफीलिया हो गया, हीमोफीलिया में खून जमता ही नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस हो गया, खास तरह के रंग हरे और काले में विभेद नहीं हो पाता है, तो यह अनुवांशिक बीमारी का उदाहरण है। इसी तरह से हमारे शरीर की में हार्मोन की गड़बड़ी हो जाए, जैसे कि हमारा एक ग्रोथ हार्मोन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, अगर यह ज्यादा मात्रा में निकल जाए तो जायगेटिज्म, है ना। अगर कम मात्रा में, मतलब लंबा हो जाएगा आदमी, 7 फीट से ज्यादा लंबा हो जाएगा, जायगेटिज्म। अगर कम मात्रा में स्रावित हो तो ड्वार्फिज्म, नाटा हो जाएगा आदमी। हमारे हार्मोन में गड़बड़ी, पैंक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रहा है, पैंक्रियाज का बीटा सेल काम करना बंद कर दिया, जिससे इंसुलिन का स्राव कम हो गया, और इंसुलिन के स्राव के कम हो जाने की वजह से हमारे अंदर एक बीमारी उत्पन्न हुई जिसे डायबिटीज, मधुमेह, शक्कर बीमारी, चिनिया बीमारी के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। दूसरा है बाह्य कारक के द्वारा। बाह्य कारक से होने वाली बीमारियों में आपका बहुत सारा है। बाह्य कारक जो है वो कहलाते कौन है? रोगाणु कहलाते, है ना। तो रोगाणु जो रोग को उत्पन्न करे उसी को क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं। अब रोगाणु कई प्रकार के होते हैं, जैसे जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है, ये दिखाई नहीं देते हैं आंखों से। विषाणु है ना, कवक है, प्रोटोजोआ है ना,
तो ये सब जो है वो हमारे बीमारी उत्पन्न करने वाले कारक है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्रोटोजोआ, ये जो है हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करते हैं। बहुत सारी खतरनाक बीमारियां, जैसे जीवाणु से जो उत्पन्न होता है, जीवाणु से, बैक्टीरिया से, टाइफाइड हो गया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से है ना। इसी तरह से कई सारी बीमारियां जो है हमारे अंदर जीवाणुओं से आती है, बैक्टीरिया से आता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया उत्पन्न करता है ना। माइकोबैक्टीरियम टीबी उत्पन्न करता है ना। वायरस से होने वाला में एड्स है, अभी कोरोना है ना, वायरस से उत्पन्न होने वाला। और भी इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, ये सब जो है वायरस से उत्पन्न होता है। पोलियो है, ये सब वायरस से उत्पन्न होने वाला है। फंगस से, रिंगवर्म है, दाद खाज, खुजली है, ये सब उत्पन्न होता है ना। प्रोटोजोआ से मलेरिया उत्पन्न हुआ है ना। और क्या, एंटामीबा हिस्टोलेटिका भी एक प्रोटोजोआ है जो अमीबिक डिसेंट्री, प्रोटोजोआ है जो अमीबिक डिसेंट्री उत्पन्न करता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं विषाणु से कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। रोगाणुओं से, है ना, कई तरह की सूक्ष्म जीवों से कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। वो हमारे पूरे शरीर के कार्य को बाधित कर देती है, हम काफी समस्या में चले जाते हैं। ठीक है, हेपाटाइटिस है, ये भी वायरस से उत्पन्न होने वाला बीमारी है। तो ये सब बीमारियां जो है हम देखते हैं कि बाह्य कारक से उत्पन्न होने वाली बीमारियां जो है वो काफी खतरनाक होती है। ये संक्रामक बीमारी की श्रेणी में आती है। आगे के वीडियो में हम लोग संक्रामक और संक्रामक बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हमारे वीडियो लगातार मिलते रहे। हर टॉपिक पर वीडियो है, बेहतर तरीके से समझाया हुआ है। आप जुड़ें और वीडियो का लाभ उठाएं।